इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब वक्त है इलेक्शन स्पेशल शो का। अब की बार किसकी सरकार, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की वो बड़ी खबरें जिसका होगा 2022 की चुनावी दंगल पर असर। इसलिए आज इलेक्शन शो के लाइमलाइट में है उत्तर प्रदेश, जहां बहुत बड़ी सियासी हलचल है। तो बिना देर किए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 3 बड़ी चुनावी हेडलाइन। और आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है और असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बहराइच में एक दरगाह पर जाकर सजदा करना तो याद रहा, लेकिन गाजी के सम्मान में क्या ओवैसी ने राजभर समाज का अपमान कर दिया? क्या राजभर जिनके साथ उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका सम्मान हुआ? इसलिए गाजी का सम्मान, राजभर का अपमान, बड़ा सवाल। इस पर बताएंगे आपको जानकारी। दूसरी बड़ी खबर, आबादी नियंत्रण या ध्रुवीकरण, ये एक अहम सवाल है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कदम उठा रही है, जनसंख्या नियंत्रण नीति पर काम भी कर रही है, लेकिन कैसे इसे पोलराइजेशन से जोड़ा जा रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल का योगी मॉडल और इससे जुड़ी हुई राजनीति भी हम आपको बताएंगे आज की दूसरी बड़ी खबर में। और आज की तीसरी बड़ी खबर, ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। छोटा चुनाव लेकिन बड़ा तनाव। आपने देखा कि किस तरीके से हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, हाथापाई हुई, क्या कुछ नहीं हुआ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब आमने सामने आए तो इससे जुड़ी हुई डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, गाजी का सम्मान, राजभर का अपमान, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ओवैसी के दरगाह पर जाने पर कंट्रोवर्सी हो गई है। ओवैसी ने सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर तो सजदा किया, लेकिन वो भूल गए राजा सुहेल देव के सलार। अब आप ये देखिए, राजा सुहेल देव को वो भूल गए। अब सवाल ये उठा रहे हैं, बीजेपी को एक मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि ये अपमान ओवैसी ने आखिर किया तो कैसे किया? ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर दोनों टारगेट पर हैं बीजेपी के। दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और गाजी को वो याद करते हैं, लेकिन गाजी को हराने वाले राजा सुहेलदेव को वो कैसे भूल जाते हैं? ये उस वक्त की तस्वीर है जब ओवैसी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सजदा किया। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर वो पहुंचे थे। उनके साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ भी आपको नजर आ रही है। दरगाह पर जाकर ओवैसी ने चादर चढ़ाई, लेकिन इसी के साथ ओवैसी विवादों में भी घिर गए। ये तस्वीरें बताती हैं कि गाजी को लेकर उनके मन में सम्मान है, कोई दो राय नहीं, सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या गाजी के सम्मान के चक्कर में ओवैसी ने राजभर समाज का अपमान कर दिया? दरअसल क्यों ये कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। ओवैसी ने सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर सजदा किया, लेकिन राजभर समाज, राजा सुहेल देव की छवि राजभर समाज में हिंदू नायक के तौर पर है। हिंदू नायक को भूल गए वो। राजा सुहेल देव के स्मारक पर ओवैसी नहीं पहुंचे। भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी को महाराजा सुहेल देव ने 5 दिनों तक चले युद्ध में शिकस्त दी थी, मार गिराया था। सुहेल देव का सियासी महत्व ओम प्रकाश राजभर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इसी बात से समझिए और इसका अंदाजा उनकी पार्टी के नाम से ही लगाया जा सकता है। लेकिन ओवैसी राजा सुहेल देव के स्मारक पर ना जाकर एक तरीके का संशय और सवाल अब शायद राजभर समाज से आने वाले लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इसे राजभर समाज का अपमान बता दिया। योगी सरकार ने मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि राजभर समाज सब देख रहा है, इसका जवाब देगा। सैयद सलार गाजी की मजार पर जाकर जो एक आक्रांता देश पर हमला बोलने का, जिसके ऊपर गुनाह, जिसने गुनाह किया, देश की हजारों मां बहनों, हमारे धर्म को पर हमला बोलने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, ऐसे सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर उसको सम्मानित करने का काम ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है।
ये राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान है, इस पूरे देश का अपमान है, ये गरीबों का अपमान है, राजभर समाज का अपमान है। राजभर समाज आज के बाद ऐसे लोगों को अपनी बस्तियों में घुसने नहीं। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति का बहुत माहिर खिलाड़ी कहा जाता है, पेशे से वकील तो वो हैं ही, इतनी बड़ी चूक वो कैसे कर गए? देखिए, ऐसा है कि बहराइच में जो ये सलार मसूद गाजी की दरगाह है उसकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग मानते हैं, तो ओवैसी वहाँ गए थे, वहाँ चादर चढ़ाने गए। लेकिन उनके पीछे का जो इतिहास है कि सलार मसूद गाजी और राजा सुहेलदेव के बीच कई जंग हुई और बाद में राजा सुहेलदेव ने सलार मसूद गाजी को मार गिराया था, वो जो इतिहास है। और ये कहा जाता है कि ये गजनवी के भांजे थे और हिंदू राजा सुहेलदेव के साथ उनकी कई जंग हुई थी। ये जो इतिहास है इसकी वजह से ओवैसी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है खास तौर से सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से तालमेल हो रहा है ओवैसी का। तो ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि जिस राजा के नाम से ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी बनाई है, उनके साथ जिनका युद्ध होता है, वहाँ पे ओवैसी अगर चादर चढ़ाने जाते हैं तो ये अपमान बताया जा रहा है। अब इसका जवाब ओवैसी कैसे देंगे, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है और अगर वो वहाँ मज़ार पे गए हैं तो उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजभर समाज को इस पर आपत्ति है। और ये कहा जा रहा है कि अब जैसे बीजेपी कह रही है कि जहाँ भी ओम प्रकाश राजभर जाएंगे उनको जो राजभर समाज है वो अपने इलाके में घुसने नहीं देगा। वो तो बहुत दूर की बात है मीनाक्षी। रुचि, मुझे तो दिलीप कुमार की एक फिल्म मशाल का एक डायलॉग याद आ रहा है, हालतें, किस्मतें, इंसान और जिंदगी वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, लेकिन अभी तो चुनाव नजदीक आया ही भर है, ओवैसी इतनी जल्दी बदल जाएंगे ये सोचा नहीं था। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इलेक्शन शो से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर है जनसंख्या नियंत्रण नीति से जुड़ी हुई, और इस वक्त योगी सरकार इस पर प्रमुखता से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार जो कदम उठाने जा रही है उसके सियासी तूफान आना एक तय माना जा रहा है। सरकार का ये कदम है जनसंख्या नियंत्रण पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी सरकार अब इस पर काम करेगी। छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार है। यूपी चुनाव से पहले ये योगी सरकार का बड़ा कदम है। जनसंख्या नीति बनकर तैयार है और इसे जल्द लागू किया जाएगा। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी के सामने कल प्रेजेंटेशन दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने पूरा प्रेजेंटेशन देखा और समझा जिस जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट सीएम योगी के सामने रखा गया है वो 2021-2030 तक के लिए है। इसी मीटिंग की एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं आपको। कल जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट पर प्रेजेंटेशन देखने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कई अहम बातें कही हैं। वो बातें क्या हैं? छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार है। विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही बेहतर कल की कल्पना साकार की जाएगी। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व कम होने से पर्यावरण भी बेहतर बनेगा। स्वास्थ्य, समाज के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। ये तमाम अहम बातें योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों में शामिल की। जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है? ये एक बुनियादी आवश्यकता है। जितनी कम जनसंख्या होगी उतना ज्यादा सरकारी सुविधाओं का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। और ये समझना जरूरी है कि कानून या नीति आखिर है क्या। माना जा रहा है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर सरकार का जोर रहेगा। 2 बच्चे होने पर ही सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। आप देखिए, 2 बच्चे होने पर ही सब्सिडीज दी जाएगी। 2 बच्चे होने पर ही मुफ्त राशन जो दिया जाता है वो सुविधा दी जा सकेगी। अब सरकारी स्कूल में एडमिशन को लेकर भी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर 2 बच्चे हैं तो सरकारी स्कूल में एडमिशन होगा, लेकिन उसके बाद अगर तीसरा बच्चा है तो फिर नहीं हो पाएगा। स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। साथ ही 2 बच्चों को ही मुफ्त किताबें और ड्रेस दी जाएगी। ये आम जनता के लिए जानना, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इसलिए जरूरी है कि अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा सरकार की बातों पर गौर करें और फिर फैमिली प्लानिंग करें। बढ़ती आबादी दर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए टेंशन क्यों है? अभी टेंशन समझिए। दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी दर 2.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.2% से भी ज्यादा है।
अब इस आबादी दर को 2026 तक 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इसे 2030 तक 1.9% तक लाने का टारगेट रखा गया है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज से ही इस पर काम किया जाए। अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना क्यों जरूरी समझा और इससे क्या बदलेगा, ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर पर 828 लोग रहते हैं। अब हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनका तारुफ भी करा देते हैं और फिर अपनी चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। मोहसिन रजा साहब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मोहसिन जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि इस कानून की आवश्यकता क्या थी और क्या ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव होगा? इसका मतलब ये कि क्या अभी से यानी इस नीति के लागू होने के बाद से जिनके 2 बच्चे हैं उन्हें सरकारी सुविधा मिलेगी और इससे ज्यादा अगर होता है तो नहीं? देखिए मीनाक्षी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। आपने बहुत विस्तार से सारी चीजें देश और प्रदेश की जनता को बताई हैं और हम विकास की तरफ और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जब कोई प्रयास करते हैं कि सभी परिवार के बच्चे अच्छे से आगे बढ़ें, देश हित में काम करें, प्रदेश हित में काम करें, संपन्न हो, अपने परिवार का नाम करें, तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, तो इसलिए तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया गया। इस योजना को बंद कर दिया या इस पॉलिसी को न लागू करके अपना वोट बैंक बना दिया गया एक समाज को। लेकिन हमारा मानना है कि सर्व समाज की जरूरत है कि जब हम देश और प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश जैसा 24 करोड़ की आबादी का राज्य है जिसमें हम तेजी से विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं कि ताकि बच्चे संपन्न हो, शिक्षित हो और अपने परिवार और अपने मोहसिन जी, थोड़ी सी क्लैरिटी आपसे मुझे और चाहिए इस ड्राफ्ट को लेकर। एक सवाल ये है कि असम में जो नीति लाई गई है उसमें जिनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं उनको ये सरकारी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पहले से जिनके बहुत ज्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी सुविधाओं से आप अलग कर रहे हैं या फिर इस नीति के लागू होने के बाद ये किया जाएगा? देखिए अभी जरूरत है क्योंकि जब कोई भी कानून लाते हैं या कोई भी कानून लाया जाता है वो जनहित को देखकर लाया जाता है, समय की जरूरत के हिसाब से लाया जाता है। आज जो हम कानून लेकर आ रहे हैं वो कानून का मसौदा अभी तैयार हो रहा है, लेकिन ये हम कहना चाहते हैं ये कानून हम लाएंगे, हम देश हित में, प्रदेश हित में, अपनी जनता के हित में ये कानून है। आदरणीय योगी हमेशा इस तरह के कोई भी फैसले लेने में पीछे नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के फैसले लेने में कभी पीछे नहीं रहती है क्योंकि हम जनता के हितों के लिए आते हैं। और जो बात आपने पूछी है कि जो लोगों के बच्चे पहले से ज्यादा हैं, ये कानून आज बन रहा है। आज जब बनेगा तो आज के सिनेरियो के हिसाब से बनेगा। आज का क्या सिनेरियो है, क्या जरूरत है, क्या क्या चीजें हमें उस गाइडलाइन में डालनी है ताकि ये सबके लिए होगा। ठीक है रजा साहब, हम ये समझ सकते हैं कि इस पर थोड़ी सी और क्लैरिटी अभी आनी बाकी है। जैसे ड्राफ्ट और सामने आएगा वो क्लैरिटी भी हमें मिल जाएगी क्योंकि असम में हमने देखा, इसी लिहाज से मैंने ये आपसे सवाल पूछा था। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी को क्या कोई समस्या है इस जनसंख्या नियंत्रण नीति से? देखिए मीनाक्षी जी, अभी मोहसिन साहब को मैं सुन रहा था, कह रहे थे साहब ये समस्या है और इस समस्या का निदान मैं करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूं कि 4.5 साल योगी सरकार को हो गया, इससे पहले इस पर चर्चा क्यों नहीं हुआ? ये वाकई में एक राष्ट्रीय आपदा है, ये बड़ी समस्या है। 7 साल से ये केंद्र सरकार केंद्र में ये वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 7 साल में इनको फुर्सत नहीं मिली इस पर कानून बनाने की। इस पर एक मसौदा तैयार करना चाहिए, बाकायदे संसद में इस पर बहस होनी चाहिए। ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है या केवल असम की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। और इस पूरे देश की समस्या को आज जब चुनाव 6 महीने रह गया है उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके की बात को पैदा करके आखिर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, हम जानना ही और चाह रहे। दूसरी बात, एक दूसरा पहलू और समझें आप, ये तो एक तो मसला ये हो गया कि अपने कारनामों को छिपाना चाहती है। जिस तरीके से इसने 4.5 साल में बहुत सारी दिक्कतें पैदा की लोगों के सामने, उन दिक्कतों को छिपाने का एक बड़ा प्रयास है।
कोरोना में जिस तरीके से लोगों को परेशानी हुई, जिस तरीके से मौतें हुई, ऑक्सीजन मुहैया नहीं हुआ, बेड मुहैया नहीं हुआ, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आप ही के पार्टी के एक विधायक का एक हफ्ते पहले बयान सुना जिसमें महमूद साहब ये कह रहे थे इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देख रहे थे। अब इससे हिंदू मुस्लिम का क्या कनेक्शन है? मीनाक्षी जी, मैं फिर यही कह रहा हूं, ना इसको हिंदू को दिक्कत है ना मुस्लिम को दिक्कत है। ये एक राष्ट्रीय आपदा है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मसला इस बात का है कि जब 6 महीने चुनाव के रह गए तो आखिर ऐसी कानून लाने की क्या आवश्यकता है? इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बाकायदे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक करके एक बाकायदे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो चर्चा नहीं हुआ। 7 साल में केंद्र में किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं हुआ। सवाल टाइमिंग पे है। आज जब 6 महीने चुनाव रह गए हैं तो यही टाइमिंग है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का। अगर बनाना था तो पहले बनाते। एक बात, ये कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कारनामों को छिपाने के लिए इसका आड़ लेने का प्रयास कर रही है। हम समर्थन करते हैं, लेकिन टाइमिंग में सबसे बड़ा सवाल है। समर्थन करते हैं, लेकिन टाइमिंग आपको पसंद नहीं आई। और मोहसिन साहब, चर्चा करना तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है, आपने समय नहीं दिया। देखिए, इनको नहीं पता है, चूंकि अभी नए नए राजनीति में आए हैं। मैं चूंकि बचपन से सारी चीजों को देख रहा हूं, इनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये कांग्रेस ने नीति बनाने की कोशिश की थी। जब आपको याद होगा, हम दो हमारे दो का नारा दिया था, लेकिन वही तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया। उन्हें वोट बैंक की राजनीति करना थी। उसी के बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1991 में, तो इन्होंने भी वही एक समुदाय विशेष की राजनीति करके और एक को खत्म कर दिया, एक को पर गोली चलवा दी, एक को अपना बना लिया। तो बांटों की राजनीति करना तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र रहा है, लेकिन हम जनता के हितों के लिए कानून लाते हैं। ये कानून जो हम ला रहे हैं, इसकी टाइमिंग इसलिए गलत नहीं है क्योंकि हम तो जब से 14 से आए हैं, लगातार हम चुनाव में हैं। हम तो हर मसौदे पर बात करते हैं, चाहे ट्रिपल तलाक रही हो, चाहे 370 हटाने की बात रही हो, सीए हो, एनआरसी हो, सब में विरोध करने तो यही खड़े होते हैं। धर्मांतरण पर हम कानून लेकर आएंगे तो सबसे पहले सदन से लेकर सड़क तक विरोध समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करने लगती है, और उसके बाद एक ही समुदाय के लोगों का धर्मांतरण हो उस पर यह सफाई देते हैं कि नहीं साहब ये तो सही है, और कानून का हवाला देते हैं। और यही सारे लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग खड़े दिखाई देते हैं। यही वो लोग हैं जो आतंकियों को छोड़ने की बात करते हैं सरकार आने पर कि ये इनोसेंट है, इनको गलत तरीके से मुकदमों में फंसा दिया गया है। तो देश के लिए ना देश की जनता के लिए आज जनसंख्या नियंत्रण आई तो इन्हें चूंकि ये बात कहनी है क्योंकि ये एक विशेष समुदाय या तुष्टीकरण की राजनीति ही करते हैं, इनके पास कोई जननीति नहीं है, इसलिए बार बार इस तरह के सवाल उठाएंगे। डॉक्टर अफीज साहब, बहुत सीधा सा सवाल ये है कि काम अच्छा होना चाहिए, अब चुनाव से 6 महीने पहले हो या सरकार बनने के साथ साथ पहले साल में हो, काम अच्छा होना चाहिए। आपको कोई डर है क्या कि आपकी राजनीति गड़बड़ा जाएगी इससे? देखिए मीनाक्षी जी, इन्होंने 2-3 सवाल उठाए। एक तो धर्मांतरण की बात की इन्होंने, दूसरी बात आपने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की थी, लेकिन मोहसिन साहब ने अपनी जो शुरुआत की ओपनिंग लाइन इन्होंने किया हिंदू मुसलमान, इनको डर है। अरे भाई मुझे काहे का डर है? मुझे क्यों डर है? मैं तो खुद चाह रहा था कि हमारा समाजवादी पार्टी चाह रही थी इस पे कानून बने, लेकिन सवाल इस बात का है कि 4.5 साल आप थे कहां? इस पर चर्चा क्यों नहीं कराया आपने? 7 साल से केंद्र में आपने इस पर चर्चा क्यों नहीं कराया? आज जब 6 महीने चुनाव के रह गए हैं, आप हर मुद्दे में फेल हैं। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी दर बढ़ा हुआ है, गरीबी से लोग भुखमरी के कगार पर हैं। कोरोना काल की स्थिति ये रही कि जिस तरीके से मौतें हुई हैं, लाशों को दफनाया नहीं जा सका, गंगा में बहा दिया गया ऐसे, और तीसरी लहर आ रही है, उस पर क्या तैयारी है जरा आप बता दीजिए मुझे। 4 लाइन की तीसरी लहर जो आ रही है उस पर किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं है। आज जिस तरीके से धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा बना करके अननेसेसरी, अरे वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगी, जो लोग अपराध करेंगे उनको सजा मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी अपराधी को के साथ नहीं है, हमेशा अपराधी के खिलाफ बात करती है। कहने का मकसद है कि जो गुनहगार है, जो अपराधी है, उसको सजा मिलना चाहिए। उसको इस काम से क्या फर्क पड़ता है? आपने जो काम नहीं किया उसका जवाब दीजिए। धर्मांतरण रोकिए। धर्मांतरण मैं पूछना चाह रहा हूं, 2 साल से कह रहे हैं हजारों लोगों का धर्मांतरण हो गया, कौन जिम्मेदार है साहब धर्मांतरण में? आपकी एटीएस कहां थी? आपका इंटेलिजेंस कहां था? आपकी पुलिस कहां थी? इस पर आपने 2 साल तो आप मौन साधे बैठे थे। 6 महीने चुनाव आए तब आपको पता चला। इंटेलिजेंस आपकी कहां थी इससे पहले? आपने उसको क्यों नहीं रोका? अगर इस तरीके की कृत्य हुआ है तो ये निंदनीय है, आप इसके जिम्मेदार हैं। धर्मांतरण हुआ, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप जवाब दीजिए। तमाम हिंदू भाइयों का धर्मांतरण हो गया, मुस्लिम हो गए, आप सवाल पूछते हैं, आप जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मोहसिन जी, आप जवाब दें। ये मीडिया ट्रायल है, ये टाइमिंग समस्या जो मुझे समझ में आ रही है डॉक्टर अजीज साहब को काम से कोर्ट तय करेगा।
ठीक खान साहब, हमने आपको सुन लिया। कोर्ट तय करेगा। खान साहब, हमने आपको सुन लिया। मोहसिन जी, समस्या इस बात की है समाजवादी पार्टी को कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन काम की टाइमिंग गलत है। सीधी सीधी बात यही है। जब 6 महीने रह गए चुनाव को, तब आप धर्मांतरण पर भी बात कर रहे हैं, जोर शोर से कदम उठा रहे हैं। तब आपको जनसंख्या को नियंत्रण करने की भी नीति, ये ड्राफ्ट, इस पर चर्चा हो रही है। सब कुछ टाइमिंग का ही तो खेल है। देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको टाइमिंग को लेकर इतना ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता ने जिस तरह से 2014 से लगातार, आप देखें, इन्होंने कई आरोप लगा डाले, मैं उनको सीधा तौर पे जवाब दे रहा हूं कि जनता तय करेगी। ये बैठकर सपा के प्रवक्ता नहीं तय करेंगे और ना मोहसिन रजा तय करेंगे। अभी जब चुनाव आएंगे, आपको लगता है इसमें राजनीति आप साधिए अपनी, लेकिन 22 में जब चुनाव आएंगे तो जनता वोट डालने जाएगी, आप नहीं वोट डालेंगे। और ना हमारे आपके कह देने से जो कार्य किया होगा, जनता 14 से लेके 19 तक के परिणाम और अभी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव, ये सारे परिणाम ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी की सरकार से पूरी तरीके से प्रदेश की जनता सहमत है। और जो विकास कार्य हुए हैं वो मैं इनको छोटे छोटे बता देता हूं, 2-4, ताकि याद आ जाएं। हमने गरीबों को मकान दिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना के तहत घर में फ्री में बिजली कनेक्शन लगाया। हमने गैस के सिलेंडर चूल्हे पहुंचाए फ्री में, सारी योजनाएं। अरे हमने, बहुत छोटी सी बात मैं बता दूं कि देश में आज आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जो शौचालय दिए हैं, इसको लेकर तो कभी इन लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। मोहसिन जी, सरकार के कामकाज बनाने के लिए आपके पास भी अब काफी वक्त रहेगा, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारे शो का वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहसिन रजा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात तो तय है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति से समाजवादी पार्टी को परेशानी नहीं है, नियंत्रण होना चाहिए। अगर होना ही चाहिए था तो फिर उनके कार्यकाल के दौरान क्यों नहीं हुआ, ये भी चर्चा का एक विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल इलेक्शन शो में आज की तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां ब्लॉक प्रमुख के छोटे चुनाव को लेकर बहुत तनाव है। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नाम वापसी का दिन है। कल वोटिंग होगी और कल ही नतीजे भी आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। बड़ी बात यह है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कई इलाकों में टेंशन हाई है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव का पूरा शेड्यूल क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करीब 23 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। इसके लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। 826 सीटों पर यह चुनाव होना है और खास बात यह है कि 11 से 3 बजे तक के बीच में वोटिंग होगी। 826 सीट पर चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी और 3 बजे के बाद गिनती शुरू हो जाएगी, तो रिजल्ट भी 3 बजे के बाद सामने आ जाएगा। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर चुनाव से पहले यह दावा कर दिया है और बीजेपी का कहना यह है कि 826 सीटों में से 290 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत तय है। विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है कि उसे प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं, ना प्रस्तावक मिल रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी का यह बड़ा दावा आपको बता दें, 826 में से 290 सीटों पर एक तरफा जीत है। आप जानते हैं पूरी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के, इसलिए ये दो चेहरे आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। विपक्ष को ना प्रत्याशी मिले ना प्रस्तावक, साइकिल एक बार फिर पंचर हो गई। सवाल यह है, ऐसा दावा बीजेपी कर रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी का जो दावा है वो कम से कम यही बताता है, बीजेपी जीत का दावा कर रही है। तो अखिलेश यादव का पारा एक बार फिर से हाई है। अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी ने कानून व्यवस्था को बंधक बना लिया है। अखिलेश यादव के आरोप, और इसके अलावा बीजेपी अराजकता और हिंसा करा रही है। चुनाव से पहले इस तरीके की हिंसक घटनाएं हमने पश्चिम बंगाल में भी देखी थी, इसलिए आरोप अब बीजेपी पर लगा रही है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी ने सरेआम जिस तरीके से तमाशा बनाया, पुलिस मूक दर्शक बनकर यह तमाशा देख रही है। अखिलेश यादव ने आगे यह भी कहा कि जनता में बीजेपी के खिलाफ भारी आक्रोश है। जनता 2022 में बीजेपी का पूरा हिसाब किताब करेगी। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता और धनबल के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी लिखा है कि यही वजह है कि बीएसपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी एक तरह से जीत लिया और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी नहीं लड़ने का फैसला किया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और आज
अब की बार किसकी सरकार में हमारे इलेक्शन स्पेशल शो में इतना ही। कल 12 बजे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का तूफान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।